जय हिंद फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 12th ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके हम नोट्स देखने वाले हैं। इस नोट्स को बेसिकली इस तरह से बनाया गया है जिससे कि आपका ना ऑब्जेक्टिव लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही सब्जेक्टिव। ये खाली आप नोट लिख लेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरोटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कौन कौन किए थे? वो किए थे इरोटोस्थनीज, जो कि यूनान के क्या है, भूगोलवेत्ता हैं एक। ठीक। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द से बना हुआ है। भूगोल शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के, किस भाषा में? ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द से बना हुआ है। दो शब्द, वो मूल शब्द कौन है? एक है जियो और दूसरा है ग्राफिया। देखिए, जियो मतलब कहता है पृथ्वी और ग्राफिया मतलब कहता है वर्णन करना। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। देखिए, भूगोल की शाखाएं, तो भूगोल कितनी शाखाएं? भूगोल की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? भूगोल की दो शाखाएं हैं। कौन कौन? एक है भौतिक भूगोल और दूसरा कौन है? मानव भूगोल। देखिए, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। वहीं मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध रहते हैं उसका अध्ययन करता है। जैसे कि भौतिक भूगोल में हम देखें तो वो आकृति समुद्र विज्ञान, वहीं मानव भूगोल में मानव जनसंख्या वितरण। यहाँ पर नोट में देख लेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस यही है वीडियो बनाने का और ये नोट्स बनाने का, कि जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव दोनों एक ही नोट्स में कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग लिखे, सब्जेक्टिव के लिए अलग लिखे, नहीं। आप इस नोट को बनाइए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, खाली क्वेश्चन लगाइए। ठीक। देखिए, तो नोट में क्या लिखा हुआ है? आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो वो कौन है? फ्रेडरिक ड्रेजल हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी है। चलिए आगे देखते हैं। इनकी पुस्तक नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। किसकी? फ्रेडरिक ड्रेजल की है। मानव भूगोल की परिभाषा देखिए। मानव भूगोल की जैसे कि हम परिभाषा देखें कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। इसको हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। लेकिन जो कुछ भूगोलवेत्ता हैं, जैसे कि फ्रेडरिक ड्रेजल हो गए, एरनस्ट सैंपल हो गई, पाल बिराली लबलास हो गए, तो इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो हम देखते हैं फ्रेडरिक ड्रेजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तो इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, हम देखते हैं। देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसके अनुसार परिभाषा है? फ्रेडरिक ड्रेजल के अनुसार। किसकी परिभाषा है? मानव भूगोल की परिभाषा है। एर्नस्ट सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, देख लेते हैं। देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इनकी परिभाषा जो है वो बहुत ही अगर देखिए तब से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो परिभाषा है एर्नस्ट सैंपल की, अब कहेंगे कि एर्नस्ट सैंपल है कौन, तो ये फ्रेडरिक ड्रेजल की एक शिष्या हैं और इनकी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले इनकी परिभाषा है। चलिए आगे देखते हैं। पाल बिडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। देखिए, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, यही मानव भूगोल की परिभाषा है। तो आपको बेसिकली ये दोनों याद रखना है, फ्रेडरिक ड्रेजल की परिभाषा और एर्नस्ट सैंपल की परिभाषा। बस इतने में आपको काम हो जाएगा। देखते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव का प्रकृतिकरण बताइए। तो मानव का प्रकृतिकरण यानी कि आपको इस शब्द पर ध्यान देना है। अगर रहेगा प्रकृतिकरण तो इसमें
कौन प्रधान होगा? प्रकृति प्रधान होगी। और वहीं अगर रहता उसमें मानवीकरण, तो उसमें कौन प्रधान रहेगा? मानव। तो इसमें क्या है? प्रकृतिकरण है, यानी कि इसमें प्रकृति प्रधान होगी। देखिए, देखते हैं। मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार, मानव जो था प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव ने क्या किया कि प्रकृति के जो आदेश थे उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। प्रौद्योगिकी जिसका मतलब होता है क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी की, जैसे कि मोबाइल हो गया आज के ज़माने में, लैपटॉप हो गए, टीवी हो गए, पंखा हो गया, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो उस समय नहीं थी। और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, यानी कि उस समय के जो लोग थे वो आदिम अवस्था में थे। आदिम यानी कि जो जंगल में रहते थे उनको कहा जाता था आदिम। जंगली जो लोग रहते थे, जंगल में रहते थे उस समय, आदिम मानव की तरह रहते थे, जैसे ही तैसे रहते थे। इस अवस्था में मानव प्रकृति का सुनता था। मतलब ये जो अवस्था थी मानव का प्रकृतिकरण वाला, इसमें जो मानव था वो प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा किया करता था, पूजा पाठ भी करता था। किसकी? प्रकृति का। अगर हम वहीं आ जाए प्रकृति का मानवीकरण में, प्रकृति का मानवीकरण, तो इसमें कौन प्रधान हो जाएगा? इसमें मानव प्रधान होगा। देखिए, इसमें क्या था? प्रकृतिकरण, तो इसमें कौन था? प्रकृति प्रधान था। और इसमें क्या है? मानवीकरण, यानी कि इसमें कौन प्रधान होगा? मानव प्रधान होगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें कौन होगा? मानव प्रधान होगा। यानी कि देखिए, जिसमें रहेगा करण, देखिए अगर प्रकृतिकरण है, देखिए अगर प्रकृतिकरण है, देखिए जैसे कि मानव का प्रकृतिकरण, तो इसमें प्रकृति प्रधान होगा। अगर वहीं प्रकृति का मानवीकरण, तो इसमें कौन प्रधान होगा? मानव प्रधान होगा। कौन? मानव। तो देखते हैं, मानव प्रकृति के नियमों को, मनुष्य ने, जो कि मानव जो था यानी कि मनुष्य, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। यानी कि मनुष्य ने क्या किया कि जो प्रकृति के नियम थे उसको बेहतर ढंग से समझा। उसके बाद, उसके समझने के बाद उन्होंने क्या किया? टेक्नोलॉजी, उसके बाद ही मानव ने प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का क्या कर पाया? विकास कर पाया। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि 3 उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि मानव ने क्या किया कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की। जैसे कि मनुष्य ने क्या किया कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना किया, उससे क्या हुई कि हमको अग्नि की खोज हो गई, मिल गई। जैसे कि आगे देखेंगे परिभाषा उदाहरण में, तो डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्य को समझने के बाद, डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों को समझने के बाद हमने अनेक बीमारियां पर विजय भी पाई। डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्य को जब हमने समझा तो हमने अनेक जो बीमारियां थी उस पर विजय भी पाई। उसके बाद देखिए अगला परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है कि वायु गति के नियम को बेहतर ढंग से समझने के बाद हमने अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान भी विकसित किए। यानी कि जो वायु गति के नियम थे उनका हमने अध्ययन किया, उनको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने अधिक तीव्र गति से चलने वाले जो गाड़ियाँ होती हैं उनका हमने क्या किया? विकास किया। अब देखते हैं, चलिए तो यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा कि जो प्रकृतिकरण है तो यानी कि इसमें प्रकृति प्रधान होगा और मानवीकरण में मानव, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप लिख लेंगे आराम से। नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, इसमें अंतर देख लेते हैं। देखिए, नियतिवाद, इसमें प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है। नियतिवाद में प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है। संभववाद में इसमें मानव को अधिक प्रभावी माना गया है। नवनिश्चयवाद यानी कि जो जिसको हम क्या कहते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, इसमें मानव और प्रकृति में सामंजस्य पर बल दिया गया है। मानव और प्रकृति जो है उसकी बीच का जो मार्ग होता है उसको प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है? प्रकृति महत्वपूर्ण है, इसमें मानव महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, दोनों नहीं लेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे जब रेड लाइट बढ़ जाती है तो आप कहते हैं कि रुक जाओ, यानी कि रुकने के लिए रहता है। आप रोड पर जाएंगे देखेंगे जहाँ पर बड़े बड़े रोड 4 लेन होती है वहाँ पर लगा हुआ रहता है,
तो जहाँ पर रेड लाइट बड़ा वहाँ पर आपको रुकना होता है, और जाओ यानी कि वहाँ पर ग्रीन लाइट बढ़ गया तो चले जाओ। तो उसमें क्या है, उसमें खतरा नहीं है। यानी कि आपको क्या करना है कि प्रकृति को भी ध्यान में रखना है और अपना विकास भी करना है। यानी कि आपको गाड़ी भी चलाना है और ये भी ध्यान में रख के चलाना है कि हम कैसे चलाएंगे। हमें रुकना भी है, अगर नहीं रुकेंगे तो हम ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेंगे, और उल्लंघन करेंगे तो हमको फिर दिक्कत होगा फिर। तो चलिए लिखते हैं नियतिवाद में, इसमें नितांत आवश्यकता की स्थिति है। इसमें नितांत आवश्यकता की स्थिति है किसमें? नियतिवाद में, क्योंकि इसमें मानव क्या है, प्रकृति का दास है। इसमें मानव, इसमें नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है, क्योंकि इसमें जो है वो प्रकृति ही मानव की दास हो गई है। ठीक, इसमें न ही नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। इसमें नौ नीचे बाद में। नियतिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो फ्रेडरिक डेजल हैं। नियतिवाद के प्रवर्तक हैं कौन? फ्रेडरिक डेजल, जो कि जर्मनी के क्या है, एक भूगोलवेत्ता है। संभववाद के प्रवर्तक पाल विटाली लाप्लास है। जो संभववाद के प्रवर्तक कौन है? पाल विटाली लाप्लास है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि संभववाद जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसने किया था? तो वो कौन किए थे? लुसियन फेब्रे। कौन किए थे? लुसियन फेब्रे। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर, जो कि एक ये अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। कौन? ग्रिफिथ टेलर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हर साल लगभग हर साल एक क्वेश्चन या तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर एक सब्जेक्टिव रहता ही रहता है। या तो आपसे पूछ देगा कि सैन्य भूगोल, जैसे कि राजनीति भूगोल का सैन्य भूगोल का क्षेत्र क्या होगा, या फिर पूछेगा कि करेगा कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं बार बार बिहार बोर्ड में। तो हम देखते हैं, चलिए मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से, जैसे कि सामाजिक भूगोल, राजनीति भूगोल, आर्थिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल यानी कि समाज से जो रिलेटेड होगा, जैसे कि संस्कृति भूगोल, लिंग भूगोल यानी कि जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और उसके बाद चिकित्सा, ये तीनों आ जाते हैं किसमें? सामाजिक में यानी कि समाज में। और राजनीतिक भूगोल में क्या आता है? निर्वाचन, यानी कि जो कि हम चुनाव कहते हैं वही निर्वाचन। सैन्य भूगोल भी किसके अंतर्गत आता है? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ही आता है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक यानी कि जो इनकम से रिलेटेड हो, यानी कि पैसे से, उसको हम कहते हैं आर्थिक भूगोल। देखिए जैसे कि संसाधन भूगोल हो जाएगा, कृषि भूगोल हो जाएगा, इससे हमें आय प्राप्त होती है। पर्यटन, यहाँ यानी कि यहाँ पर लोग आएंगे घूमने के लिए तो उससे भी आय प्राप्त होगी। उद्योग यानी कि कंपनी बैठेगी तो उससे भी आय मिलती है। तो ये हमारे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है कौन? मात्रात्मक क्रांति। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो है वार्नियस। तो चलिए हम आज कंप्लीट कर लिए, पूरा नोट्स देख लिए। लेकिन देखिए बेसिकली ये नोट में हम इसलिए लिखे हुए क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम नोट्स को हम इस तरह से बना दें कि जिससे कि हमको ये ना हो कि एक बार सब्जेक्ट लिखें एक बार ऑब्जेक्ट लिखें। नहीं, आप इतना बस लिख लेंगे हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा उसको कर लेना है, बस हो जाएगा उतने में काम। ठीक, उतने में काम हो जाएगा। और अगर आप हर विषय के, जैसे कि हो गया हिस्टोरी हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, या फिर पॉलिटिकल साइंस अगर चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का अगर आप चाहते हैं, या फिर हिंदी या फिर हम कहते पूरे आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई करना, तो हमारे इस जो चैनल जिसका नाम क्या है, BK आर्ट्स रिसर्च सेंटर
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।